नमस्ते, मैं हूं फराह खान और आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 भी सबसे यही अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे भी यही अपील करता है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की रोकथाम के लिए लागू तमाम सख्तियों के बावजूद कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 66,159 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना की वजह से 771 लोगों ने दम तोड़ दिया। अच्छी बात यह रही कि एक दिन में कोरोना के जितने मरीज मिले उसमें ज्यादातर ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 68,537 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं मुंबई की बात करें तो वहां पिछले 24 घंटे में 4,174 कोरोना के मरीज मिले हैं, जबकि 82 लोगों ने दम तोड़ दिया। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए 15 मई तक पाबंदी बढ़ा दी है। कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए उद्धव सरकार ने राज्य में लागू पाबंदियां 30 अप्रैल के बाद 15 दिन और बढ़ाने का ऐलान किया है। इस दौरान वहां तमाम पाबंदियां लागू रहेंगी जो अब तक लागू थी। महाराष्ट्र सरकार ने इस लॉकडाउन को ब्रेक द चेन का नाम दिया है। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है। वहां इस महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत जरूरी सेवाओं को छोड़कर राज्य में हर तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बावजूद राज्य में कोरोना के मामले नहीं थमे और रोजाना 60,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना से करा रहे मुंबई के भांडुप इलाके में बीजेपी और शिवसेना के बीच नए वैक्सीन सेंटर का श्रेय लेने की होड़ में वहां एक ही वैक्सीनेशन सेंटर का 2 बार उद्घाटन किया। पहले बीजेपी की पार्षद ने फीता काटा, जिसके बाद मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले अस्पताल पहुंची और वहां बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके समर्थकों ने नारे भी लगाए, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। इसके बाद वहां लोगों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन इससे पहले भी वहां एक समारोह हुआ जिसमें बीजेपी पार्षद साक्षी ने वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की घोषणा की। आमचं पूर्ण आयोजित होतं आणि स्थानिक नगरसेविका म्हणून सकाळी येऊन आम्ही याचं उद्घाटन केलं। वहीं मेयर ने भरोसा दिया कि आने वाले दिनों में टीका अभियान और तेज किया जाएगा। देश भर में कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंत्री परिषद की बैठक बुलाई है। ये बैठक सुबह 11 बजे होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में कोरोना की वजह से बने हालात और दवा समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद की पहली बैठक है। इससे पहले पीएम मोदी कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ कई बैठकें कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में 18 से 45 साल के लोगों के लिए शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान को लेकर भी चर्चा हो सकती है। पंजाब के बठिंडा से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां वहां महिंद्रा कंपनी की गाड़ियों के एक शोरूम में भीषण आग लग गई। बताया गया कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से बढ़ी और उसने चंद मिनटों में ही शोरूम की 2 मंजिला इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। बताया गया कि शोरूम के अंदर केमिकल से भरे कई डिब्बे रखे गए थे, जिसकी वजह से आग तेजी से भड़की और पलक झपकते ही उसने भयानक रूप ले लिया। आग की भीषण लपटें दूर से ही उठती दिखाई दी। उससे निकलने वाला काला धुआं भी पूरे इलाके में छा गया। खतरनाक लपटों को देख वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने फायर ब्रिगेड को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद कई गाड़ियों के साथ दमकल कर्मी वहां पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। इस दौरान उसमें धमाके भी होते सुनाई दिए। रात हो रही है, तुम देख रहे हो ब्लास्ट किਵੇਂ हो रहा है। करीब 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद शोरूम में लगी आग को दमकल विभाग के लोगों ने बुझा दिया। इस हादसे में उस शोरूम की इमारत का एक बड़ा हिस्सा तो बर्बाद हुआ ही, साथ ही उसमें रखी करीब 100 गाड़ियां भी जलकर राख हो गईं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो 31 मई तक लागू रहेंगे। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि उन जिलों की पहचान करें जहां या तो कोरोना संक्रमण की दर 10% से ज्यादा है या फिर पिछले एक हफ्ते में अस्पतालों में बिस्तर भरने की दर 60% से ज्यादा है। केंद्र के इन जिलों में स्थानीय स्तर पर कंटेनमेंट जोन बनाने और कोरोना से निपटने के नियमों को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया गया है और इसके साथ ही शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है, जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। तो वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, मेट्रो, दूसरी गाड़ियों में सिर्फ 50% सीटों पर ही
यात्रियों को सफर की अनुमति होगी। गोवा में लॉकडाउन लागू करने के साथ ही उससे जुड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि इस दौरान रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा। हालांकि जरूरी सेवा के लिए या इमरजेंसी में लोग बाहर जा सकेंगे, लेकिन सभी बाजार, मॉल, बार, कैसीनो और क्रूज सेवाएं बंद रहेंगी। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज भी नहीं खोले जा सकेंगे, जबकि रेस्टोरेंट में क्षमता के हिसाब से 50% लोग आ सकते हैं, तो वहीं शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही हिस्सा ले सकेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड के बाद अब भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की कीमतें घटाने का ऐलान किया है। राज्यों को अब कोवैक्सीन 600 रुपए की बजाय 400 रुपए प्रति डोज की कीमत पर मिलेगी। बताया गया कि इससे राज्यों को हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी और ज्यादा वैक्सीनेशन हो पाएगा। एक दिन पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्यों के लिए अपनी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की कीमत 400 रुपए से घटाकर 300 रुपए करने का ऐलान किया था। कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन की कीमतों में भी कटौती की गई। भारत बायोटेक ने राज्य सरकारों के लिए अपनी कोरोना वैक्सीन के दाम घटा दिए। अब राज्यों को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के लिए 400 रुपए प्रति डोज देने होंगे। इससे पहले कंपनी की ओर से इस टीके की कीमत 600 रुपए प्रति डोज रखी गई थी। सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से कोरोना की वजह से मारे गए लोगों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की अपील की। उनकी पूरी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, ये एक रूल बनाना चाहिए। देहरादून में बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के एक कार्यकर्ता पर कोरोना वार्ड में फल और जूस बांटने का आरोप लगा। आरोप है कि वो पीपीई किट पहनकर दून मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड में गया और मरीजों को जूस पिलाया। कांग्रेस ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना संकट पर एक बैठक की। इस बैठक में शामिल कई अधिकारियों और जानकारों ने इस साल सितंबर और अक्टूबर तक राज्य में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई। ऐसे में महामारी से निपटने के लिए सभी तैयारियों को पहले से ही पूरा करने पर जोर दिया गया। दिल्ली एनसीआर में गर्मी से बेहाल लोगों को 2 से 3 दिन में राहत मिलने की उम्मीद है। पिछले कुछ दिनों में यहां का तापमान 42 डिग्री से ऊपर पहुंच गया, जो सामान्य से ज्यादा है। आज भी अगर तापमान की बात करें तो ये 42 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा आंका गया है। वहीं मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि मई के पहले हफ्ते में दिल्ली एनसीआर का तापमान गिर सकता है। 2 और 3 तारीख को हमें उम्मीद है कि जो दिल्ली एनसीआर के आसपास भी बारिश की गतिविधियां और धूल भरी आंधी आएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसदीय क्षेत्र अहमदाबाद के साणंद में और उसके आसपास के इलाकों में कोरोना जांच के लिए वैन सेवा शुरू की गई है। इस वैन में सभी जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद हैं, जिसके तहत गांव-गांव घूमकर फ्री में लोगों के आरटी-पीसीआर टेस्ट किए जाते हैं। इसका मकसद उन गांवों तक पहुंचना है जहां कोरोना की जांच की सुविधा नहीं है। बताया गया कि अलग-अलग गांवों के लिए समय और तारीख पहले से तय होती है और गांव में पहुंचते ही लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर वैन के बाहर खड़े हो जाते हैं और फिर एक-एक कर सभी की कोरोना जांच की जाती है। घर बैठे गंगा से, त्यारे आई से यूनिटी 1 आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट 24 घंटे में दे दी जाती है। कोरोना की जांच के अलावा इस वैन में ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं। यही वजह है कि लोग घर बैठे मिल रही इन सुविधाओं का खूब फायदा उठा रहे हैं। फायदो तो घणो थशे, आम पब्लिक ने घणो फायदो। खबर है कि इस वैन के अलावा 7 एम्बुलेंस और आईसीयू ऑन व्हील सेवा की भी शुरुआत की गई। दक्षिण अमेरिका के देश इक्वाडोर की संवैधानिक अदालत ने बलात्कार के मामले में गर्भपात कराने को कानूनी मान्यता दी। इक्वाडोर में गर्भपात कराने पर महिलाओं को 3 साल तक की जेल हो सकती है। वहां गर्भपात तभी कराया जा सकता है जब या तो प्रेगनेंसी से महिला की जान को खतरा हो या केस मानसिक रूप से बीमार महिला के बलात्कार का हो। ऐसे में जब संवैधानिक अदालत ने ये शर्तें हटा लीं तो महिला संगठनों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। कई महिलाएं राजधानी कीतो में अदालत के बाहर जुट गईं और अपनी जीत का जश्न मनाने लगीं। प्रदर्शन में गाना बजाना भी हुआ और नाच गाना भी। वैसे तो प्रशासन की तरफ से साफ आदेश था कि कोर्ट का फैसला चाहे जो भी हो, किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद फैसले का समर्थन और विरोध करने वाले प्रदर्शनकारी कोर्ट के बाहर जमा हो गए। कहीं दोनों पक्ष आपस में भिड़ ही न जाएं, इसलिए पुलिस को उनके बीच दीवार बनकर खड़ा होना पड़ा। पटना में कोरोना नियमों का पालन करवाने के लिए सड़कों पर उतरी पुलिस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बताया गया कि पुलिस ने वहां मास्क न पहनने वाले कुछ लोगों को रोका और उनसे पूछताछ की थी, जिस पर कुछ लोग भड़क गए और उनके पुलिस वालों के साथ बहस शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में अचानक भीड़ ने वहां खड़े दरोगा और बाकी पुलिस वालों पर हमला कर दिया।
पुलिस पर हमला करने वाले फिर धीरे धीरे वहां से निकल गए। हमले के बाद जब पुलिस के जवान संभले तो उन्होंने भी लाठीचार्ज करते हुए लोगों को वहां से खदेड़ दिया। इससे पहले बीच सड़क पर पुलिस के साथ भीड़ में कुछ लोगों की बहुत देर तक बहस होती रही। कई बार भीड़ ने पुलिस वालों पर हमले की कोशिश भी की। इस पूरे हंगामे की वजह से वहां काफी देर तक सड़क पर जाम लगा रहा। जब पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए लोगों को खदेड़ा तो उसके बाद ही गाड़ियों के लिए रास्ते को खोला जा सका। एक तरफ देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है, दूसरी तरफ इससे निपटने पर एक उम्मीद भी जगी। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि बिना लक्षण या हल्के लक्षण वाले मरीजों के इलाज में आयुष 64 नाम की दवा कारगर साबित हो रही है, जिसकी जानकारी आयुष मंत्रालय ने दी और बताया कि इसका इस्तेमाल लखनऊ, मुंबई और वर्धा के कुछ अस्पतालों में मरीजों पर किया गया, जिसके बाद ये पता चला कि जिनको ये दवा दी गई वो जल्दी ठीक हुए। आयुष 64 मलेरिया के मरीजों को दी जाती है, जिसके कोरोना से लड़ने में भी सुरक्षित और असरदार होने का दावा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सीधी में पुलिस ने कर्फ्यू के दौरान बेवजह घरों से बाहर निकले लोगों को सबक सिखाने का अनोखा तरीका निकाला। सीधी में लोगों को जरूरी सामान की खरीदारी के लिए सुबह 6 बजे से दोपहर 11 बजे तक का वक्त तय किया गया है, लेकिन उसके बाद भी कई लोग वहां से सड़कों पर घूमते नजर आए, जिन्हें पुलिस ने अनोखे तरीके से सबक सिखाया। वहां लोगों को सजा देने के लिए पुलिस ने लाठी का नहीं बल्कि कॉपी और कलम का इस्तेमाल किया। जो कोई भी बिना वजह बाहर घूमता दिखाई दिया, उसे कॉपी और कलम थमाकर पुलिस ने सड़क के किनारे बिठाया और उस कॉपी में कोरोना से बचाव की बातें लिखने को कहा। छोटे छोटे अक्षर लिखो, 3 बार आएगा। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। बताया गया कि सजा के तौर पर 44 पेज की कॉपी को भरने के बाद ही लोगों को वहां से जाने दिया गया। हालांकि इस अनोखी सजा से पहले नियम तोड़ने वाले कुछ लोगों से उठक बैठक भी लगवाई गई। जल्दी मारो, जल्दी मारो। इस दौरान पुलिस ने लोगों से घरों में रहने की अपील भी की। हरियाणा के जींद से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के दौरे से हुई दिक्कत पर लोग भड़क गए। खट्टर वहां के एक अस्पताल का जायजा लेने पहुंचे, लेकिन उनके इस दौरे ने वहां इलाज कराने पहुंचे लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। आखिरकार अपने मरीज को तड़पता देख एक बुजुर्ग अस्पताल का दरवाजा पीटने लगा। बुजुर्ग की इस कोशिश के बाद अंदर मौजूद पुलिस वालों ने दरवाजा खोला और तब जाकर मरीज को अंदर जाने दिया गया। बताया गया कि बुजुर्ग के साथ मौजूद मरीज की हालत खराब थी और वो काफी देर से डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। आरोप है कि अस्पताल का ज्यादातर स्टाफ सीएम के दौरे में जुट गया, जिसकी वजह से अस्पताल के बाकी काम ठप हो गए। गुस्साए लोगों ने मुख्यमंत्री के सामने ही अपनी नाराजगी भी जता दी। आपके प्रोग्राम के कारण सुबह 8 बजे से सब परेशान हैं यहाँ। पानी नहीं पूछा किसी मरीज के पास। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याएं सुनी और लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। आज अगर किसी ने लापरवाही बरती तो मुझे बताओ। सीएम मनोहर लाल खट्टर अस्पताल में कोरोना से लड़ाई के इंतजाम देखने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और डॉक्टरों के साथ बैठक की और टीका लगाने के अभियान का जायजा लिया। यूपी के कानपुर में एक ऑक्सीजन प्लांट में सिलेंडर की रिफिलिंग करते समय जबरदस्त हादसा हो गया। सिलेंडर रिफिल करने के दौरान ये फट गया, जिससे वहां काम कर रहे 2 मजदूर हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरे मजदूर का इलाज चल रहा है। हादसे की वजह से प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा है। कोरोना संक्रमण के दौर में कानपुर में जबरदस्त ऑक्सीजन का संकट देखने को मिल रहा है। इसी दौरान पनकी में स्थित इस फैक्ट्री में विस्फोट हो गया है। आपको बता दें कि देर रात में यहाँ पर काम चल रहा था और सुबह तड़के यहाँ पर विस्फोट हो गया, जिसके चलते कई मजदूर घायल हो गए हैं और एक मजदूर की मौत हो गई है। फैक्ट्री प्रशासन फिलहाल मामले में कोई जानकारी देने से बच रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये विस्फोट कितना बड़ा था, किस तरीके से यहाँ पर हादसा हुआ और ये ऊपर की जो छत है वो पूरी तरीके से उड़ गई है और नीचे सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। आलम यह है कि विस्फोट को तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और पुलिस के अधिकारी और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। वहीं फैक्ट्री प्रशासन यह बताने को तैयार नहीं है कि इस विस्फोट में कितने लोगों की मौत हुई है और कितने लोग घायल हुए हैं। हालांकि एक जो मज़दूर है वो दबा हुआ है आगे, उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं और फैक्ट्री प्रशासन अपने हिसाब से माहौल को मैनेज करने में जुटा हुआ है। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश कानपुर।
मध्य प्रदेश के दमोह में प्रशासन के अधिकारियों ने बगैर मास्क के गाड़ी में बैठे एक संत को रोका, जिस पर वो संत झल्ला गए। जिस संत को रोका गया वो राम जन्मभूमि न्यास के उपाध्यक्ष आत्मानंद सरस्वती थे, जो अपने ड्राइवर के साथ ठीक उसके बगल वाली सीट पर बैठे नजर आए। आत्मानंद सरस्वती ने मास्क नहीं पहना था, जिस पर प्रशासन के अधिकारियों ने उनसे मास्क लगाने की अपील की। वहां खड़े अधिकारियों ने उन्हें समझाया कि मास्क ना पहनने पर उनका चालान कटेगा, जिस पर आत्मानंद सरस्वती भड़क गए। नहीं होगा चालान और नहीं लगा रहा हूं मास्क। इसके बाद प्रशासन के अधिकारियों ने भी ठान लिया कि बगैर चालान काटे तो वो उस संत को जाने नहीं देंगे। पुलिस ने उनकी गाड़ी को सड़क के किनारे लगवाया और उनसे चालान कटवाने को कहा। इस बार उस संत ने चालान से बचने के लिए नया दाव चला। और मुझे चालान देना पड़ रहा है, तो मैं ये पैसे भूपेंद्र सिंह सीएम साहब दे मुझे, क्योंकि मैंने काम किया है कोरोना काल में। जब सारे दाव फेल हो गए तो फिर आत्मानंद सरस्वती ने ऐसी दलील दी जो वहां खड़े किसी भी शख्स के गले नहीं उतरी। प्रधानमंत्री जी रोज हाथ जोड़ रहे हैं कि अपनी सुरक्षा स्वयं करिए, अपनी सुरक्षा स्वयं करिए। मैं अपनी सुरक्षा कर रहा हूँ कि मास्क से मुझे घुटन हो सकती है, मैं पॉजिटिव हो सकता हूँ। आखिरकार पुलिस ने मास्क न पहनने पर उनका चालान काटा और उसके बाद ही आत्मानंद सरस्वती को वहां से जाने दिया गया। यूरोप के देश लातविया की राजधानी रीगा में रोंगटे खड़े कर देने वाला एक हादसा हुआ। वहां एक इमारत में सुबह सुबह ऐसी खतरनाक आग लगी कि 8 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। हैरानी की बात यह कि जो इमारत आग की चपेट में आई वो सरकारी है, लेकिन इसके बावजूद उसमें चोरी छिपे एक हॉस्टल चलाया जा रहा, जहां फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम तक नहीं थे। इसलिए जब इमारत में आग भड़की तो वो लोगों का काल साबित हुई। सामने आई एक तस्वीर में इमारत की 6ठी मंजिल और छत आग की ऊंची ऊंची लपटों में घिरी दिखी। सुबह 5 बजे जैसे ही दमकल विभाग को आग की सूचना मिली, तुरंत कई फायर इंजन इलाके में पहुंच गए। बिल्डिंग के पास की सड़क को सील कर दिया गया। फायर इंजनों ने रास्ता घेर लिया। युद्ध स्तर पर आग को बुझाने का ऑपरेशन चलाया गया और आखिरकार दमकल कर्मियों को कामयाबी मिल गई। हालांकि आग तो बुझ गई, लेकिन सूरज सिर पर आने तक भी भट्टी बनी इमारत आग की आंच में तपती दिखी। ये दर्दनाक हादसा सुबह सुबह हुआ, इसलिए लोगों को जान बचाने का मौका तक नहीं मिला और वो नींद में ही मौत की नींद सो गए। प्रशासन को भी इमारत में अवैध हॉस्टल चलने की भनक तब लगी जब 8 बेकसूर मुनाफाखोरों के लालच की बलि चढ़ गए। बिहार के बेगूसराय में एक शख्स की हत्या के विरोध में लोगों ने जमकर बवाल किया। बताया गया कि एक दिन पहले कुछ लोगों ने गोली मारकर उस शख्स की हत्या की थी, जिसके आरोप में 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन तीसरे आरोपी को पकड़ने की मांग पर मारे गए लड़के के घर वालों ने उसके शव को सड़क पर रखकर रास्ता जाम कर दिया। इलाके के कई लोग भी पीड़ित परिवार के समर्थन में उतरे और उन्होंने बेगूसराय की सड़कों पर जमकर आगजनी की। टायरों को चलाकर कई रास्तों को जाम किया गया और पुलिस के खिलाफ भी खूब नारेबाजी हुई। पुलिस बहुत देर तक लोगों को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई से नाराज लोगों पर कुछ असर नहीं हुआ। बताया गया कि इस घटना में पीड़ित परिवार ने मारे गए लड़के के 3 दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है, जिनमें 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर में मेडिकल उपकरण और दवाओं की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत ने विदेशी मदद से जुड़ी नीति में बदलाव किया। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार 2004 में आई सुनामी के बाद पहली बार विदेशों से सहायता लेने को तैयार हुई। हालांकि न्यूज़ 18 के सवाल पर विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया कि स्थिति असाधारण और अप्रत्याशित है। ऐसे में लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो भी करना पड़ेगा सरकार करेगी। भारत को विदेशों और एजेंसियों से जो मदद मिल रही है वो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के जरिए आ रही है। असल में 2004 में सुनामी के बाद तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ऐलान किया था कि भारत अपनी स्थिति से निपट सकता है और जरूरत पड़ने पर ही वो मदद देंगे। हालांकि 2004 के बाद भी कई आपदाएं आईं, लेकिन भारत ने विदेशों से सहायता लेने से इनकार कर दिया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने उत्तराखंड के कोटद्वार में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली एक दवा कंपनी का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। आरोप है कि ये सभी नकली रेमडेसिविर 25,000 रुपए में बेचा करते थे। पुलिस ने कंपनी से करीब 200 नकली रेमडेसिविर को बरामद करने का भी दावा किया है। और आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आनंद, और क्या जानकारी? जी देखिए, बड़ा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जो रेड है वो अभी भी उत्तराखंड के हल्द्वानी में चल रही है और वहां पर एक फैक्ट्री चल रही थी जिसमें कि
दवा कंपनी जिसे बोला जाएगा, जहां पर ये रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है फर्जी बनाए जा रहे थे और इन्हें मोटे दाम में मार्केट में सेल किया जा रहा था। इस कंपनी का भंडाफोड़ किया है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो कंपनी का सारा साजो सामान है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, उसको भी जब्त कर लिया है और लगातार ये रेड जारी है। अब तक जानकारी मिली कि 2000 से ज्यादा ये इंजेक्शन जो है ये मार्केट में ब्लैक कर चुके हैं पकड़े गए आरोपी। शुक्रिया आनंद। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर बेहद घातक साबित हो रही है। हर दिन कोरोना के नए मामलों के साथ मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। दूसरी ओर अस्पतालों की स्थिति भी बेहद खराब बनी हुई है। मरीजों को अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 24,235 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं, जबकि कोरोना की वजह से 395 लोगों की मौत हो गई है, जो अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। दिल्ली में अब तक कोरोना की वजह से 15,772 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मुंबई में लावारिस शवों के अंतिम संस्कार के लिए मुंबई पुलिस के एक हेड कांस्टेबल ने मदद का हाथ बढ़ाया। बताया गया कि वो उन्हीं शवों का अंतिम संस्कार करते हैं जिन्हें कोरोना से मौत के बाद उनके घर वाले लेने नहीं आते। ऐसे में ज्ञानदेव वारे नाम के ये कांस्टेबल ही सहारा बनते हैं। उनकी इस मदद की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में वो अपने साथियों के साथ गाड़ी से एक शव को उतारकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाते दिखे। बताया गया कि इन लावारिस शवों को मुखाग्नि भी वो खुद ही देते हैं। यही नहीं, वो इस काम में सभी धर्मों का भी पूरा ख्याल रखते हैं। मुस्लिम धर्म से दफन करता हो, हिंदू रहता अपने विद्युत दानी में उसका अंतिम संस्कार करता है। खबर है कि कोरोना से मरने वाले करीब 500 लावारिस लोगों का वो अब तक इसी तरह अंतिम संस्कार कर चुके हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीनेशन अभियान पर अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 3 महीने के अंदर 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके लिए राजधानी में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। तीसरे चरण में 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केजरीवाल ने ट्वीट कर लोगों से वैक्सीन लगाने के लिए आगे आने की अपील भी की। 2 दिन पहले करेन समुदाय के विद्रोहियों ने म्यांमार में आर्मी बेस पर हमला किया तो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए वहां की सेना ने करेन राज्य में एयर स्ट्राइक कर दी। असल में आजादी की मांग कर रहे करेन समुदाय के विद्रोही दशकों से म्यांमार की सेना से लड़ रहे हैं, लेकिन फरवरी में वहां तख्तापलट के बाद ये जंग आर पार की लड़ाई में बदल गई। और इसी कड़ी में म्यांमार की सेना के जेट और हेलीकॉप्टरों ने करेन राज्य पर ताबड़तोड़ 6 ऐसे भयानक हवाई हमले किए कि शांत इलाका थर्रा उठा। एयर स्ट्राइक के वीडियो में दूर घने जंगल में इतना धुआं उठता दिखा मानो वहां सदियों से शांत पड़ा कोई ज्वालामुखी फटा हो। जिस इलाके में एयर स्ट्राइक की गई वो पड़ोसी देश थाईलैंड की सीमा के पास है। हवाई हमले इतने खतरनाक थे कि वहां रहने वाले लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घर छोड़कर ही भाग खड़े हुए। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का कहर जारी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,156 नए मरीज मिले हैं, जबकि कोरोना की वजह से 398 लोगों की जान चली गई है। राज्य में सबसे ज्यादा मरीज राजधानी लखनऊ में मिले, जहां पिछले 24 घंटे में 4,126 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं, जबकि 37 लोगों की मौत हो गई है। नए मामलों के सामने आने के साथ ही यूपी में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 3,09,237 हो गई है। कोरोना से दम तोड़ने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जो कि चिंता का विषय है। यही वजह है कि योगी सरकार ने राज्य में सख्ती और बढ़ा दी है। राज्य में आज रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं को छूट मिलेगी। कोरोना संकट में रेमडेसिविर की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि देश में रोजाना 67,000 रेमडेसिविर का उत्पादन होता है, जबकि कोरोना मरीजों के लिए इस वक्त जरूरत रोजाना 3 लाख तक है। लिहाजा सरकार ने विदेशों की कई दवा कंपनियों से इसकी कमी को पूरा करने के लिए संपर्क किया है, जिनमें अमेरिका की जिलियड साइंसेज भी शामिल है, जिसने 4.5 लाख रेमडेसिविर देने का प्रस्ताव दिया है, जबकि मिस्र से 4 लाख इंजेक्शन आने की संभावना है। इसके अलावा इजरायल, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात से भी संपर्क किया गया। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 17,403 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं, जबकि कोरोना की वजह से
79 लोगों ने दम तोड़ दिया। मौत का ये आंकड़ा अब तक का सबसे ज्यादा है। कोरोना की वजह से राज्य में अब तक 11,248 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 1,10,241 है, जिनका इलाज चल रहा है। अभिनेता रणधीर कपूर को कोरोना हो गया। अभिनेता रणधीर कपूर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एक दिन पहले उन्हें तबीयत खराब होने पर मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने फिर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस बार उन्होंने अपने खिलाफ चलने वाली जांच पर रोक लगाने की मांग की। इस मामले की अगली सुनवाई 4 मई को होगी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बंदरगाहों पर बनाए गए कोविड केयर सेंटर की जानकारी ली। देश के 12 बड़े बंदरगाहों पर कोरोना मरीजों के लिए ये कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने अगले 3 दिनों के लिए अपने सभी वैक्सीन सेंटर बंद रखने का फैसला लिया। बताया गया कि कोरोना का टीका न होने की वजह से यह कदम उठाया गया। कोरोना से पूरा देश बुरी तरह जूझ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के आगर मालवा के कुछ गांव अपनी जागरूकता की वजह से इस बीमारी को दूर रखने में कामयाब हुए हैं। ऐसे ही एक गांव की तस्वीर सामने आई, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी अपनी जिम्मेदारी निभाते दिखे। यही नहीं, हर मकान के आगे सैनिटाइजर और साबुन का इंतजाम भी देखने को मिला, जहां हाथ धोने के बाद ही लोग घरों के अंदर घुसते दिखे। कोई भी बाहर से आता है तो हम हाथ धुलाते हैं, सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद उसको प्रवेश दिया जाता है घर के अंदर। इन गांवों में लोग इतने जागरूक हैं कि खुद तो नियमों का पालन करते ही हैं, बाहर से आने वाले लोगों को भी पूरी जांच पड़ताल के बाद ही अंदर जाने दिया जाता है। बाहरी व्यक्ति को एक को भी अंदर नहीं आने दे रहे। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं, जिसके बाद शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच चलने वाली बसों पर रोक लगा दी है। ये रोक 7 मई तक के लिए लगाई गई है। शिवराज सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए यूपी से आने और जाने वाली बसों पर रोक लगाई है। 2 दिन से एक्टिव केस लगातार घट रहे हैं। 27 अप्रैल को 94,276 एक्टिव केस थे, वो अब घटकर 92,077 हो गए। थोड़ी राहत मिली है, लेकिन निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है कि कोरोना ऐसा शत्रु है कि कब क्या स्वरूप धारण कर ले इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए सावधानी जरूरी है। 1 मई से शुरू होने वाले टीका अभियान के तीसरे चरण के लिए रजिस्ट्रेशन भले ही शुरू हो गया हो, लेकिन कई जगहों पर लोग वैक्सीन लगवाने के लिए टाइम स्लॉट नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी टीका लगवाने की मंजूरी दे दी है। लेकिन लोगों की शिकायत है कि उन्हें टाइम स्लॉट ही नहीं मिल रहा। यानी वो कोविन ऐप या वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन तो करा चुके हैं, लेकिन उन्हें किस सेंटर में और किस वक्त वैक्सीन लगेगी, इसकी जानकारी ही नहीं मिल रही। कल से भी ट्राई किया, सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठा तब भी ट्राई किया, कोई स्लॉट मिल ही नहीं रहा है। टीका लगाने के इस तीसरे चरण के लिए लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसके बाद ही वो अपना मनपसंद सेंटर और तारीख चुन सकते हैं। वैक्सीन के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको एक टीकाकरण केंद्र मिलता है, जिसे आपको चुनाव करना पड़ता है, और उसके अलावा टाइम स्लॉट भी मिलता है। उसी टाइम पर आपको वहां जाना पड़ता है। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने इसके पीछे वैक्सीन की कमी की दलील दी। दावा किया गया कि सरकार की तैयारियां तो पूरी हैं, बस वैक्सीन आने का इंतजार है। अभी वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन के लिए हमने कंपनी से रिक्वेस्ट की है। हालांकि केंद्र ने देश में वैक्सीन की कमी होने के आरोपों को खारिज कर दिया।